नमस्कार बच्चों, मैं इला श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 15th चैप्टर पृथ्वी की संरचना को शुरू करेंगे, जिसमें भाग 1 में हम पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास और उसकी संरचना पर चर्चा करेंगे। हम ये उत्पत्ति के बारे में बात करें उससे पहले हम पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। बच्चों, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। ये आप सभी जानते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है जिस पर जीवन उपस्थित है। सौर मंडल जो है बच्चों, वो सौर नेबुला से निर्मित हुआ था। तो यहाँ पर पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है और ये सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। यानी सूरज के सबसे पास बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। तो सूरज से जो आगे क्रम चल रहा है ग्रहों का, वो कौन सा हुआ? पृथ्वी का तीसरा नंबर हुआ। यानी सूरज से ये तीसरे नंबर पर स्थित ग्रह है। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है सूरज के हमारे सौर मंडल में यानी कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, पर जो प्लूटो था उसे ग्रह की मान्यता अब नहीं देते हैं, तो कुल मिला के 8 ग्रह हैं। और पृथ्वी सूरज से अगर हम आगे चलें तो ये क्रम में तीसरे नंबर पर आता है। इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह का मतलब हुआ कि ये अंतरिक्ष से दिखाई कैसा देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। यानी पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष से देखने पे नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। और नीली क्यों दिखाई देती है? जल की उपस्थिति के कारण। बच्चों, हमारी पृथ्वी को आप इस चित्र में एक प्रकार से इस तरह से देखिए। जो हमारी पृथ्वी की संरचना है वो इस तरह से गोलाकार संरचना है। ऊपर और नीचे की तरफ ये थोड़ी सी चपटी है। इसको हम अपनी धुरी पर स्थित मानते हैं। यानी ये धुरी एक काल्पनिक रेखा है जिस पर ये क्या है? स्थित है। इसमें मध्य में ये जो जा रही है रेखा जो 0 डिग्री पर है, ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर मकर रेखा मानी जाती है। ये जो अक्ष है बच्चों, इस पर यानी अपनी धुरी पर पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है। यानी इसकी जो अक्ष है वो इस तरह से है। ये कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री ये जो झुकी हुई है, उसी के कारण बहुत सी घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। बच्चों, आप इधर देख रहे हैं, इसका ये ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला भाग क्या है? दक्षिण ध्रुव कहलाता है। इसके अलावा सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। यानी ये सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। खगोलीय मात्रक एक शब्द आया, आपकी किताब में दे रखा है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक किसको कहते हैं? पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वही क्या कहलाती है? एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। इसको कैपिटल AU से भी लिख सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही क्या है? खगोलीय मात्रक है। आप इसकी परिभाषा याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसी तरह से पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी हमेशा गति करती है। इसकी 2 प्रकार की गतियां हैं, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। घूर्णन किसको कहते हैं? जब अपनी धुरी पर, जो पृथ्वी की धुरी तक, उस पे ही क्या करती है? ये घूर्णन करती है, यानी घूमती है। हमने अभी इसकी धुरी की बात की, ये इसकी धुरी है, यानी इसी धुरी पर ये किस तरह से घूमती रहती है? इस तरह से घूमती रहती है। ठीक है। दूसरी क्या है? परिक्रमण। परिक्रमण यानी परिक्रमण किसको कहा जाता है? आपने परिक्रमा शब्द सुना होगा, किसी भी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है तो ये इसके चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। अब ये जिस कक्ष में चक्कर लगाती है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। ये बात ध्यान रखिए, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने बात की पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। सबसे पहले हम ले लेते हैं घूर्णन को। घूर्णन किसको कहते हैं? अपनी ही धुरी पर घूमना। तो हम क्या परिभाषित करेंगे? पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब इस तरह से घूमती रहती है। ये पश्चिम, ये पूरब, तो वो इस तरह से घूमती रहती है।
इसके एक घूर्णन को पूरा होने में एक दिन यानी 24 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है बच्चों? 24 घंटे। इसको हम एक दिन भी कह सकते हैं। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं बच्चों। आप इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें और याद करें। तो ये 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात भी बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। कैसे बनते हैं बच्चों? आप इस चित्र में देखिएगा। ये पृथ्वी है, अपनी धुरी पर क्या कर रही है? ये घूर्णन कर रही है घूर्णन, इधर से इधर घूम रही है ये। अब यहाँ क्या है? सूरज है, जिससे ये सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। अब ये स्थिति मान लीजिए कि पृथ्वी का ये भाग सूरज के सामने है, बाकी भाग पीछे की तरफ है। तो जिस भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है वहां तो होगा दिन, और जहां नहीं पड़ रहा वहां क्या होगी? रात। अब ये जब वापस घूमेगी तो क्या होगा? ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर चला जाएगा। तो इस भाग में क्या हो जाएगा? दिन, क्योंकि उस पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा। और ये भाग पीछे चला गया तो इस भाग पर क्या हो जाएगा? अंधेरा, जहां सूरज का प्रकाश नहीं पड़ेगा, यानी रात हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि घूर्णन के कारण ही दिन और रात बनते हैं। घूर्णन को हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक मतलब क्योंकि घूर्णन पूरा कितने दिन में होता है? एक दिन में होता है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? दैनिक गति भी कहा। इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे प्रकार की गति कौन सी थी? परिक्रमण। उसके बारे में बात करें। परिक्रमण का मतलब है किसी भी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना। और हमारे सौरमंडल का पृथ्वी एक ग्रह है, तो वो किसके चक्कर लगाती है? सूरज के चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग यानी भूकक्षा, यानी जिस मार्ग में वो चक्कर लगाती है, मान लीजिए ये सूरज है और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है यहाँ पर, तो ये जो मार्ग है ये क्या कहलाता है? भूकक्षा कहलाता है। और ये कैसा मार्ग है? गोलाकार नहीं होता, ये कैसा होता है? लगभग अंडाकार होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग यानी भूकक्षा में चक्कर भी लगाती है, अर्थात वो परिक्रमण भी करती है। यही क्या है? चक्कर लगाना परिक्रमण कह रहा है। और इस परिक्रमण में उसको कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे, यानी 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। ये कितना समय हो गया? 1 वर्ष, है ना। 365 दिन 1 वर्ष में होते हैं, तो वास्तव में जो 365 दिन और 6 घंटे हमारे हर वर्ष होते हैं। और चौथे साल में क्या होता है? पूरा 1 दिन हो जाता है। तो आप इस तरह से समझिए, जैसे 365 सही 1/4 दिन 1 वर्ष में हुए, तो यहाँ पे 365 सही 1/4 प्लस 365 सही 1/4 प्लस 365 सही 1/4 और प्लस 366 दिन, ये हो जाता है हमारा। यानी हर 3 वर्ष बाद जो चौथा साल आता है उसमें ये 1/4 1/4 1/4 मिलकर क्या बना लेता है? पूरा 1 दिन बना लेता है। तो आप ये देखिए, पहले साल में कितने दिन हुए? 365 सही 1/4 दिन। दूसरे साल में कितने दिन हुए? 365 सही 1/4 दिन। तीसरे साल में कितने दिन हुए? 365 सही 1/4 दिन। जब ये चौथा साल आता है तो इसमें कुल कितने दिन हो जाते हैं? 366। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि हम फरवरी 3 साल तक लगातार कितने दिन की रखते हैं? 28 दिन की। और जब चौथा साल आता है तो कितने दिन की हो जाती है फरवरी? 29 दिन की हो जाती है। और इसी साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी ना होकर 23.5 डिग्री यानी 23.5 अंश पर झुकी रहती है। और इसके इस झुके रहने से उत्तरायण और दक्षिणायन ये स्थिति बनती है सूर्य की, और पृथ्वी पर ऋतुएं भी बनती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन क्यों होते हैं, या पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बनती हैं। तो सबसे पहली बात तो पृथ्वी पर ऋतुएं इसलिए बनती हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, और चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए इन ऋतुओं का निर्माण होता है। इस चीज को हम परिक्रमण के एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सूरज है, पृथ्वी इसके चारों ओर भूकक्षा में क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। यहाँ पर आप देखिए, यह 21 मार्च से पृथ्वी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुई, यानी उत्तरायण शुरू हो जाता है सूर्य का। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे दिन की अवधि क्या होती है? अधिक होती है उत्तरी गोलार्ध में, और रात की अवधि क्या होती है?
कम होती है। ऐसे ही यहाँ पे समर सीजन आ जाता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और आप ये देखेंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, पृथ्वी है मान लीजिए ये, तो ये इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी, इस चीज को आप ऐसे समझिए बच्चों, आपने देखा था हमारी ये पृथ्वी है, ये इसकी क्या है, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा है। भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं, यानी इस पृथ्वी पर ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर क्या होंगे, दिन और रात हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या है, दक्षिण गोलार्ध है। तो जब पृथ्वी यहाँ से चल रही है तो इधर से चलेगी तो क्या हो जाएगा, सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। तो दिन की अवधि अधिक होगी और रात की अवधि क्या होगी, घटती जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ से विषुवत रेखा पे यानी भूमध्य रेखा पे दिन रात बराबर हुए, पर यहाँ पे दिन की अवधि जो बढ़ेगी तो यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध आता है यानी उत्तरी ध्रुव जो आता है उसमें क्या हो जाएगा, दिन 6 महीने के हो जाते हैं और रातें भी किसकी होती है, 6 महीने की। तो यहाँ पर इस स्थिति में दिन कितने का होगा, 6 महीने का। अब ये यहाँ पे आ जाते हैं 23 सितंबर पे, तो समर सीजन के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे बसंत आ जाता है। और यहाँ पर इस स्थिति में क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। फिर यहाँ से जब ये चलेगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिणायन, यानी सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, यानी जहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक थी, यहाँ से क्या हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो विषुवत रेखा है उससे नीचे की तरफ चलेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव वाला जो भाग है वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, और उत्तरी ध्रुव में ऐसे में क्या हो जाता है, 6 महीने की रातें हो जाती हैं। और जबकि यहाँ क्या था, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन था और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की क्या थी, यहाँ पे रातें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये यहाँ पे पृथ्वी परिक्रमण करती है तो ऋतुओं का आगमन होता है। और जब यहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 21 मार्च तक स्प्रिंग सीजन आ जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में दिन रात बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर स्थिति जो है उसमें क्या है, विषुवत रेखा पे तो दिन रात बराबर है, परंतु यहाँ पर दिन की अवधि क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेगी और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कि परिक्रमण के द्वारा ऋतुएं बनती हैं और उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की। पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं, पर सबसे विश्वसनीय थ्योरी ज्वारीय परिकल्पना को माना जाता है, यानी टाइडल हाइपोथेसिस को माना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार क्या हुआ था बच्चों, ये जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के पास से एक बार बहुत सालों पहले एक बार एक पिंड यानी एक तारा यहाँ से होके गुजरा। तो जब ये पिंड इस सूरज के पास से गुजर रहा था, ये जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ जैसे ये तारा आया है यहाँ पे, तो इसके साथ इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य में से कुछ पदार्थ उभर के क्या आ गया, बाहर आ गया। ये यहाँ से इधर से तारा आ रहा था, तो जैसे ही तारा इसके पास आया तो यहाँ से इसके साथ खिंच के सूरज का भी कुछ भाग उभर कर क्या आ गया, बाहर आ गया और उसमें खंड बन गए। तो ये सारे जो भाग बाहर निकल के आया है, ये कैसी संरचना बन रही है, एक देखिए आप, सिगार जैसी संरचना बन रही है। और जब ये तारा यहाँ से चला गया तो वास्तव में ये जो खंड हुए थे, ये जो उभर के भाग आया था, यही टुकड़ों में विभक्त हो गया और वही टुकड़े फिर सूरज के अपनी भू कक्षा में क्या लगाने लगे, चक्कर लगाने लग गए, जो अंडाकार थी। तो आप ये देखिएगा, ये जो उभार था वो कैसा था, सिरों पे पतला था और बीच में कैसा था, मोटा था। क्यों? क्योंकि आज अगर आप अपने ग्रहों को देखेंगे तो उनका आकार हमारा इससे बिल्कुल मैच करता है, इस संरचना से। जो उभर के संरचना आई थी, ये जो सूरज से बाहर निकल के जो संरचना आई थी उभर कर, इसकी संरचना में जो ये पिंड हैं वो हमारे ग्रह की आकृति को क्या करते हैं, बिल्कुल साबित करते हैं। आप ये देखिएगा यहाँ पे, ये बीच वाला ग्रह क्या है, बृहस्पति। तो इसमें भी क्या था, यहाँ पे आप देखिए ये बीच का भाग मोटा था, तो बृहस्पति ग्रह हमारा आकार में सबसे बड़ा है, हम ये सभी जानते हैं। इसी तरह से ये बुध सबसे छोटा, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह हैं ये सारे, और ये शनि हो गया बृहस्पति के बाद, फिर अरुण और वरुण। ये इस तरह से हमारे ग्रह यहाँ पर इस सिगार जैसी संरचना में फिट बैठते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि ज्वारीय परिकल्पना क्या है, बिल्कुल सही है। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं ज्वारीय परिकल्पना क्या थी, एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि जब सूरज के पास से एक बार बहुत समय पहले एक तारा गुजरा, तो उस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज से कुछ पदार्थ उभर कर बाहर आ गया।
उस उभरे हुए भाग की जो संरचना थी वो एक सिगार जैसी थी। बाद में जब वो तारा वहां से चला गया तो जो उभरा हुआ भाग था वो खंडित होकर ग्रहों में बदल गया, और वो सारे जो टुकड़े ग्रह बने वो क्या करने लगे, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इसमें कुछ क्षुद्र ग्रह भी थे, वो भी हमारे सौरमंडल में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, वो बहुत सूक्ष्म ग्रह हैं। तो इस तरह से तारे से वहां के गुजर जाने के बाद सूर्य से बाहर आया पदार्थ टूटकर ग्रहों में बदल गया, और वो सारे ग्रहों में ही हमारी पृथ्वी का भी क्या हो गया, जन्म हो गया। तो ये माना जाता है पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, यानी कितने समय पहले हुआ था। साथ ही पृथ्वी की जो उम्र है वो ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है, यानी ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 भाग जिसको माना जाए, ब्रह्मांड की जो उम्र है उसको अगर 3 भागों में बांट दिया जाए तो पृथ्वी की उम्र कितनी है हमारी, उसका 1 भाग है। यानी पृथ्वी की उम्र ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। पृथ्वी के ठंडा होते समय, क्योंकि पृथ्वी किसका भाग था, सूर्य का भाग था, सूर्य क्या था, आग का गोला था, तो जो खंड अलग हुए वो भी बहुत गर्म थे। जब वो तारे के गुजर जाने के बाद अलग हो गए तो क्या हुए, धीरे धीरे ठंडे होने लगे। तो वो यही कह रहा है कि पृथ्वी के ठंडा होते समय उसमें बहुत सारे तत्व थे, जिनमें से जो भारी तत्व थे वो केंद्र की ओर, अंदर की ओर चले गए, और जो हल्के तत्व थे वो बाहर की ओर व्यवस्थित हो गए। यानी पृथ्वी की गहराई में जो पदार्थ हैं वो बाहरी तत्व हैं, जो पृथ्वी के ठंडा होते समय वहां पर चले गए थे, और जो हल्के तत्व थे वो कहाँ रहे, उन्होंने पृथ्वी की सतह का निर्माण कर लिया, और जो गैसें थी वो वायुमंडल के रूप में बदल गई बच्चों। इसी तरह से पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम आप शायद जानते हो। भूमि भी हम किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। गे भी हम किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। साथ में पृथ्वी को हम टेरा भी कहते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आया होगा कि सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ, यानी हमारी पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है बच्चों, और भी कुछ जानते हैं पृथ्वी के बारे में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी का घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व यानी ठोस चट्टानें इसमें बहुत अधिक हैं, ठोस पदार्थ इसमें मौजूद है। आपको पता है शनि ग्रह जो है पृथ्वी से बड़ा है आकार में, पर वो इतना हल्का है कि पानी पर भी तैर सकता है ना, आश्चर्य की बात। पर पृथ्वी का घनत्व बहुत अधिक माना जाता है, जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक किसका घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में भी ये बात पूछी जा सकती है कि निम्न ग्रहों में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। तो आप समझ लीजिए किसका घनत्व सबसे अधिक, पृथ्वी का घनत्व है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। हम सभी जानते हैं हमारा प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। और चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसकी उत्पत्ति, अब ये चंद्रमा कैसे बना भाई, चंद्रमा कैसे बना था, पृथ्वी से एक बार एक पिंड टकरा गया जिसका आकार कितना बड़ा था, मंगल ग्रह के बराबर था। उस टकराने से ही एक भाग टूटकर अलग हुआ, जो किस रूप में बदल गया, चंद्रमा के रूप में आज हम देखते हैं जिसको, और वो हमारा क्या कहलाता है, उपग्रह। क्यों, क्योंकि वो हमारे ग्रह का चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो उपग्रह है उससे क्या क्या पृथ्वी पे घटित होता है, उस पर एक नजर हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। पृथ्वी, ये चंद्रमा जो होता है वो चंद्रमा जो होता है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी आकर्षण शक्ति से क्या पैदा करता है, समुद्री ज्वार पैदा करता है। समुद्री ज्वार यानी समुद्र का पानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उठ जाता है। और ऐसा ज्वार भाटा का आना आपने सुना होगा कि 2 बार दिन में पानी ऊपर उठता है और फिर कैसे नीचे उतर जाता है। तो ये समुद्री ज्वार किसके कारण आता है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। साथ में पृथ्वी जो अपनी धुरी पर झुकी हुई है वो भी इसी कारण से है, और वो सही तरह से झुके रहने में ये चंद्रमा ही उसकी मदद करता है। साथ में पृथ्वी के घूर्णन को ये क्या करता है, धीमा करता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, साथ में घूर्णन भी कर रही थी, तो इसके घूर्णन की गति बहुत अधिक थी, पर चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके घूर्णन की जो गति थी वो क्या हो गई, कम हो गई। आज एक दिन में वो घूर्णन करती है, यानी 24 घंटे लगते हैं। नहीं तो ये अगर चंद्रमा नहीं होता तो ये 6 घंटे में भी एक दिन पूरा कर सकती थी, यानी ये 6 घंटे में ही एक घूर्णन पूरा कर सकती थी।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 3 बातें कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्री ज्वार पैदा होता है, चंद्रमा के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर ठीक से झुकी हुई है, जिसके कारण इतने सारे अपन विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, ऋतुएं भी बनती हैं और उत्तरायण दक्षिणायन की जो प्रक्रिया है वो हम देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन को ये क्या करता है, धीमा करता है। आपसे चंद्रमा के कार्य भी पूछे जा सकते हैं या चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में हम सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या की। त्रिज्या यानी केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी। केंद्र से लेकर सतह तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसका मान कितना है, यानी ये लगभग जो दूरी है वो है 6371 किलोमीटर, या फिर हम इसको 3959 मील भी कह सकते हैं। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतों के रूप में बटी हुई है। यानी यदि हम ये सेक्शन काट के देखें तो पृथ्वी की 3 परतें हमको दिखाई देती हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, इस भाग में जल और थल सतह पर देखने को मिलता है। इसी तरह से मेंटल, ये मध्य की प्लेट है जो लाल रंग की आपको दिखाई दे रही है। फिर ये जो भाग है, ये पूरा भाग अंदर का जो है ये क्या है, क्रोड। क्रोड भी 2 भागों में बटा हुआ है। केंद्रीय भाग जो है वो आंतरिक क्रोड और इसके चारों ओर का भाग बाहरी क्रोड कहलाता है। हम बात करते हैं अब सबसे पहले भूपर्पटी की। भूपर्पटी यानी क्रस्ट, ये परत सबसे बाहरी और ठोस परत है। इसको हम पृथ्वी की त्वचा भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की त्वचा किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, भूपर्पटी को कहते हैं। इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कहीं मैदान होते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं। तो ये मोटाई क्या है, इसकी जगह जगह अलग अलग होती है। पृथ्वी का जो तल है वो 2 भागों में बटा हुआ है, यानी भूतल जो है भूपर्पटी का वो 2 भागों में बटा हुआ है। जहां पे जल है उसको जलमंडल कहते हैं, जहां स्थल है उसे हम क्या कहते हैं, थलमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर और स्थलमंडल को लिथोस्फीयर भी कहा जा सकता है। आप ये दोनों नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन नामों से भी पूछा जा सकता है। ये दोनों ही मंडल जल और थल जो होते हैं वो चारों ओर से किससे घिरे रहते हैं, वायुमंडल से घिरे हुए रहते हैं। जल मंडल में जो जल की मात्रा है वो हमारा जलमंडल कितना है, लगभग 70% भाग जल का है। और स्थल मंडल वाला जो भाग है, स्थल कितना है हमारा, 30% वाला भाग जो है पृथ्वी का वो स्थल मंडल से बना हुआ है। यानी इतना भाग स्थल है और इतना भाग क्या है, जल का बना हुआ है। ये दोनों ही भाग चारों तरफ से पृथ्वी के किससे घिरे हुए हैं, वायुमंडल से घिरे हुए हैं। यानी हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी रहती है। जल, थल, वायुमंडल, इन तीनों का वो भाग जहां पे जीवन मौजूद है उसको हम बायोस्फीयर या जैव मंडल के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर किसको कहते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसको बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। एक्चुअली हमारी जो ये भूपर्पटी है इसमें बहुत सारी टेक्टोनिक्स प्लेट पाई जाती हैं। ये एक प्रकार की चट्टानें होती हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों। पृथ्वी के बनने के प्रारंभ में कुछ लाख वर्ष तक जब पृथ्वी गर्म थी उस समय पर ये भूपर्पटी पतली और एक इकाई के रूप में मौजूद थी। इकाई मतलब एक रूप में थी, एक बड़ी संरचना थी और एक पतली परत थी। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ ये भूपर्पटी भी ठंडी हुई और ये किस में बदल गई, चट्टानों के विशाल खंडों में परिवर्तित हो गई। ये जो चट्टानों के खंड हैं विशाल, यही क्या कहलाते हैं, विवर्तनिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी में अभी तक ज्ञात जो मान्य हैं वो हैं 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनमें से 6 मुख्य मानी जाती हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की कितनी संख्या है, 29 संख्या है जो हमारी भूपर्पटी में मौजूद है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं बच्चों हमेशा धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय तो ये बहुत तेजी से घूमती थी, बहुत तेजी से गति थी इनकी, परंतु धीरे धीरे बाद में इनकी गति क्या हो गई, बाद में इनकी गति क्या हो गई, कम। और आज इनकी गति इतनी है कि जैसे हमारे नाखूनों के बढ़ने की गति होती है वही इनकी गति मानी जाती है। सभी महाद्वीप इन विवर्तनिक प्लेट्स पर ही स्थित होते हैं। आपने संसार का नक्शा देखा होगा, उसमें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब महाद्वीप देखे हैं आपने। तो वो सभी किन पर टिके हुए हैं, इन विवर्तनिक प्लेट्स पर ही टिके हुए हैं। खासतौर से इन महाद्वीप के जो किनारे वाले भाग हैं वो ये इन प्लेट्स के ही किनारे होते हैं।
ठीक है। इन प्लेट्स की गति के कारण ही, यानी ये प्लेट्स जो हैं 29 प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे के सापेक्ष जब गति करती हैं तो उसके कारण बहुत सी घटनाएं घटती हैं, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, इस तरह की घटनाएं भी पृथ्वी पर होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे दूसरी परत यानी मेंटल की। क्रस्ट के बाद अंदर की जो दूसरी परत है वो कौन सी है? मेंटल, जिसे मध्य परत भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की दूसरी परत है और ये सबसे मोटी परत है, यानी 3 परतों की बात की उनमें ये सबसे मोटी परत है। ये अधिकांशतः किसकी बनी है? गर्म पिघली चट्टानों से बनी हुई होती है। बड़ी बड़ी चट्टानें गर्मी के कारण, जब पृथ्वी शुरू में तो गर्म ही थी, जब वो ठंडी हुई तो नीचे अंदर जो गर्मी रह गई उसके कारण ये क्या हो गई? चट्टानें पिघल गई और इन्होंने कौन सा भाग बनाया है? मेंटल वाला भाग बना रखा है। तो यानी ये किसकी बनी हुई है? गर्म पिघली चट्टानों से बनी है। इन सिलिकेट चट्टानों में लोहे, मैग्नीशियम की मात्रा भूपर्पटी की अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी क्रस्ट की अपेक्षाकृत इस मेंटल वाले भाग में मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें उबलते हुए द्रव की तरह बुलबुले उठते रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, पर इसमें क्या है? गर्म द्रव की तरह से क्या उठते रहते हैं? बुलबुले उठते रहते हैं। ये पृथ्वी के मध्य भाग पर ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि ये क्या है? पिघली हुई है। तो पिघले हुए में क्या होता है? वो स्थिर तो होगा नहीं, वो उसमें गति चलती रहेगी, तो जिसके कारण ये ऊपर नीचे होती रहती है। अगली परत आती है हमारी क्रोड, यानी इसको कोर भी कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, यानी पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है और ये सबसे अधिक गहराई पर है, इसलिए ये क्या होता है? अधिक गर्म भी होता है। क्योंकि जब पृथ्वी शुरू में सूरज से अलग हुई थी तो पूरा ही गर्म थी, पर जैसे जैसे ठंडी होती गई तो जो बाहरी तत्व थे और वो नीचे चले गए और अंदर केंद्र की ओर चले गए, और जो हल्के तत्व थे ऊपर रह गए, तो जो अंदर चले गए वो क्या रह गए? गर्म ही रह गए। तो इसलिए आज भी क्रोड वाला जो भाग है वो सबसे अधिक गर्म होता है। इसका तापमान लगभग कितना माना जा रहा है? 7000 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी उबलता है उसी में कितनी बुरी तरह से जल जाते हैं, तो उसका तापमान कितना है? लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी के बनते समय अंदर रह गई ऊष्मा के कारण ये भाग गर्म होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्रोड गर्म क्यों रहता है? इसलिए पृथ्वी के बनते समय जो ऊष्मा अंदर रह गई थी उसकी गर्मी के कारण ये आज भी क्या है? गर्म होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं क्रोड की। यानी क्रोड में हमने चित्र में देखा था, क्रोड 2 भागों में बटा हुआ है। अंदर वाला जो क्रोड है वो ठोस होता है और ये शुद्ध लोहे का बना हुआ है, जिसको आंतरिक क्रोड भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आंतरिक क्रोड में सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी पाई जाती हैं। केंद्रीय क्रोड यानी आंतरिक क्रोड के बाहर की ओर जो बाहरी क्रोड है वो कैसा है? अपेक्षाकृत तरल है और इसमें लोहे व निकिल की प्रमुखता से उपस्थिति मानी जाती है। जहां अंदर का जो क्रोड है, आंतरिक क्रोड, वो शुद्ध लोहे का बना है और उसमें सोना प्लेटिनम की उपस्थिति कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, पर वहीं जो बाहरी क्रोड जो है वो कैसा है? अपेक्षाकृत तरल है और उसमें किसकी उपस्थिति ज्यादा है? लोहे और निकिल जो धातुएं तत्व हैं इनकी मात्रा बहुत अधिक से पाई जाती है। क्रोड स्थिर न होकर पृथ्वी से भी तेज गति से चक्कर लगाता रहता है। यानी वो जो क्रोड है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी, वो बहुत तेजी से चक्कर लगाता है, वो स्थिर नहीं है। यह पृथ्वी की सबसे सघन भाग है। सघन का मतलब जिसका घनत्व अधिक होता है। तो घनत्व अधिक है तभी तो वो अंदर की ओर केंद्र भाग में इकट्ठे हो गए, वजन तो भारी थे वो, और घनत्व होने के कारण वो क्या है? केंद्रीय भाग में इकट्ठा हो गया। और जो हल्के हैं वो चारों ओर मौजूद हैं। इसका घनत्व भूपर्पटी की तुलना में बहुत अधिक होता है। बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय भाग में कौन गया था पृथ्वी के ठंडे होते समय? वो तत्व गए थे जो बहुत अधिक घनत्व रखते थे, वो पदार्थ। तो जब अंदर चले गए तो उनका घनत्व अधिक है, जो बाहर रहे वो हल्के हैं। और बाहर की तरफ कौन सी परत है सबसे? भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का घनत्व की तुलना में इसका घनत्व जो है वो बहुत अधिक है, इसलिए ये क्रोड जो होता है वो बहुत सघन होता है। ठीक है बच्चों, ये पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी है। पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोला जाता है, चुंबकीय शक्ति बोला जाता है, उसका कारण भी क्या है? ये क्रोड ही कहलाता है। पृथ्वी की रासायनिक संरचना बच्चों उल्काओं के समान मानी गई है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? एक बड़ी उल्का ही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख तत्वों की जिसकी मात्रा पृथ्वी में पाई जाती है। तो पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनकी मात्रा कितनी है इस टेबल में देख लेते हैं। हमने कुछ ही की बात की है यहाँ पे, जैसे लोहे की मात्रा 34.6% है, ऑक्सीजन 29.5%, सिलिकॉन
15.2%, मैग्नीशियम 12.7%, निकल 2.4%, गंधक 1.9%, टाइटेनियम 0.05% और बाकी अन्य शेष सभी किसमें आते हैं? 3.65% में आते हैं। ये कुछ पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं जो पृथ्वी में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद मैं इस टॉपिक से संबंधित आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनके उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, पृथ्वी कितनी परतों से बनी हुई है? परतों के नाम भी लिखिए। क्वेश्चन 1 मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पृथ्वी कितनी परतों से बनी हुई है? परतों के नाम भी लिखिए। क्वेश्चन 2, एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं? आपने नोट कर लिए होंगे बच्चों ये दोनों प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।